मेरे पति मुझे छोड़कर परदेश जा रहे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। वो मेरी तरफ हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेली रह गई। यह बात उन दिनों की है जब मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश जा रहे थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वे मेरी तरफ हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरी सास ने उसी समय मुझे बालों से पकड़कर अंदर की तरफ खींचा और मुझे कमरे में ले गई। कहने लगी, पागल हो गई है क्या? अपने पति को काम पर जाने पर ऐसे कोई नहीं रोता। यह बुरी बात होती है। चुप करके बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे की यात्रा कैसे गुजरेगी। सास ने मुझे डांट दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को उठी तो दिल बहुत उदास था। माँ जी मुझे कड़ी नज़रों से देख रही थी। सर से पांव तक मुझे यूं घूर रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हूँ। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, यह लाल साड़ी क्यों पहन रखी है? यह तो दुल्हन पहनती है। तेरा पति परदेश चला गया है। यह साड़ी उतार और जाकर सफ़ेद साड़ी पहन ले। कितना अजीब लगता है, तेरा पति परदेश में है और तू यहाँ लाल साड़ी पहनकर घूम रही है। आखिर ऐसे किसके लिए तैयार होती है तू? सास की बात सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया। भला मेरा पति परदेश तो गया था, मैं विधवा तो नहीं हुई थी, मगर सास की जिद की वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं अपने कमरे में गई और अलमारी से सफ़ेद साड़ी निकालकर पहन ली। मुझे यह रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर आज मुझे यह हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। सफ़ेद साड़ी पहनकर मेरा दिल इस कदर उदास था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में ही लेट गई। तभी मेरी सास मुझे आवाज़ देने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम भी तो मेरे ही सर पर था। सुबह से लेकर रात तक काम में लगे लगे मैं बहुत थक चुकी थी। मैं दिल में सोच लिया था कि यहाँ नहीं रहूँगी। भला जब पति ही घर पर नहीं है तो मेरा ससुराल में रहने की क्या ज़रूरत है? मैं रात भर सोचती रही। सुबह उठी तो सर दर्द से भारी था। सास पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है और बुखार भी है। दिल बोझिल हो रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। दरअसल ये एक बहाना था जिसकी वजह से मैं अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती थी, मगर उन्हें तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं। बोले, अरे मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा, ना उतरा तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। सास ने मुझे तसल्ली दी। मगर माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्यों भाई, तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? हम भी तो अपने पति से सालों साल दूर रहते थे। सास ऐसे बोल रही थी जैसे मुझसे अपने गमों का बदला ले रही हूँ। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं बैठी तो सास ने मुझे कहा कि यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलना। मैं वहीं बैठ गई। सास अंदर से एक काले रंग की बोतल लेकर आई और फिर मुझे चारपाई पर लेटने को कहा। अब न जाने कौन सी हकीमी इलाज शुरू करने वाली थी। मैंने दिल में सोचा, सास ने काले रंग की बोतल और थोड़ा सा तेल निकाला और मेरे सिर में लगाने लगी। तेल बहुत अजीब सा था। उसे लगाकर मेरे सर में बहुत जलन हो रही थी। सर के बालों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। सास ने मेरा सिर दबाना शुरू किया, साथ ही सर की मालिश भी शुरू कर दी। अब तुझे आराम हो जाएगा। ऐसा तेल है जिसको 7-8 दिन लगाने से ही तबीयत बेहतर हो जाती है। मेरे घर पर पहले यही इस्तेमाल होता था, बल्कि हमारी सास भी हमें यही लगाया करती थी। अब मैं बेबस होकर रह गई। सर दर्द का बहाना तो कर लिया था, मगर मैं पूरी तरह फंस गई थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लगता था। आधे घंटे के बाद सास ने मालिश करके मेरा सिर छोड़ा। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। यह मेरी सास से रोजाना मिलने आती थी। उसे देखते ही सासू माँ खुश हो गई और बोली, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो, मेरी बहू के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने इसे मालिश की तो यह ठीक हो गई। मैं अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं सबके लिए चाय बना कर लाई। मेरा दिल भारी हो रहा था। चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और जैसे जल्दी से मुझे नींद आ गई। रात के 8 बजे मेरी आंख खुली। देखा तो मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से जगाया और कहने लगी, आजा खाना खा ले। मैंने खाना खाया, मगर मेरे मुंह का स्वाद बदल चुका था। इस तेल ने तो मेरी तबीयत और भी खराब कर दी थी। खैर, मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने कहा कि तू जाकर अपने कमरे में सो जा। हालांकि ऐसा नहीं होता था। वह मुझे इस वक्त अपने पांव दबाने के लिए कहती थी, मगर आज मेरी सास का व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मुझे इस तरह नींद आ रही थी जैसे किसी ने मुझे नशा पिला दिया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे अपनी होश भी नहीं रही। सुबह उठी तो मेरा सिर भारी था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने तो मुझे सही करने के लिए तेल लगाया था, मगर इससे तो मेरी हालत और भी खराब कर दी। मुझसे चला नहीं जा रहा, तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। माँ जी ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 7-8 दिन के बाद तो तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत इससे खराब ही होगी, क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात से मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी मेरी तबीयत ऐसे ही खराब हो गई तो मैंने सोचा इस तेल से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मैं अपनी सास से तेल वाली बोतल छुपा दूं। मैंने ऐसा ही किया। शाम को वह अपने किसी काम से बाहर गई तो मैंने वह तेल की बोतल लेकर गमलों के पीछे छिपा दी और सोचा कि अगर ज़्यादा हंगामा किया तो उन्हें बता दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था यह रोज रोज की परेशानी। खैर, मैंने तेल तो छुपा दिया, मगर सास ने आकर रात को जब तेल ढूंढना शुरू किया तो बोली, तेरी मालिश करनी है, तेल कहाँ है, गुम हो गया है। मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे जानती ही नहीं हूँ। तब माँ जी ने इस कदर हंगामा किया कि सारे घर को सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सा लगा, भला माँ जी को मेरे सर दर्द से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी। अगर मेरी सास का व्यवहार पहले ही ऐसा होता तो मैं इस बात को मान सकती थी। खैर, मैं जो इरादा किए बैठी थी कि गमले के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूंगी, अब मैंने इरादा बदल दिया, क्योंकि मुझे सारी रात नींद आई रहती थी और सुबह को भी शरीर बोझिल हुआ रहता था। भला ऐसा क्या इलाज की ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और भी खराब हो जाती। उस दिन रात को सोने के लिए मैं अपने कमरे में गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उसे ताला लगा दिया। मुझे बहुत हैरत हुई। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज उस कड़वे तेल की मालिश नहीं हो पाई थी। थोड़ी देर गुजरी कि बाहर मुझे कुछ लोगों की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगी। सास के साथ 2-4 आदमी थे। मेरी सास न जाने उनसे क्या बात कर रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने भी अपने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी। फिर मैंने देखा 2 आदमी हल्की रोशनी में हमारे सहन से बाहर वाले दरवाजे की तरफ जा रहे थे। पहले मैंने सोचा कि ज़रूर मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूं चोरी छिपे आकर मिलने की क्या ज़रूरत थी। सामने भी तो मिल सकता था, यानी दिन के समय, लेकिन यह रात को ही क्यों आए। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया था। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल भी तरोताज़ा नहीं थी। मेरी तबीयत जरा भी ठीक नहीं थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली, रात को तो तू सो गई थी ना। जी माँ जी, सो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तेरी तबीयत खराब रहेगी। मैं आज ही तुझे उस औरत के पास ले चलूँगी जो ये तेल देती है। तुम तो जानती हो वह हकीमगिरी में कितनी माहिर है। उससे हर तरह की औरतें दवा लेकर जाती हैं, चाहे वह बीमार हो या तंदुरुस्त। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि वह औरत एक मामूली सी हकीम थी, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा, नहीं माँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वह कड़वा तेल लाने की। मैंने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुझे क्या पता तू ठीक है या नहीं। मैं तेरा पूरा पक्का इलाज करवाऊंगी, तू फिक्र ना कर, शाम को तैयार रहना। सास की बात सुनकर मैंने सिर पकड़ लिया। अरे माँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना। ऊपर वाले के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे माँ जी पर गुस्सा आ गया। तभी वो बोली, मेरे साथ जुबान लड़ाती है, तेरे पति को परदेश में बता दूंगी कि तू मेरी कोई बात नहीं मानती। बस यही मेरी एक कमजोरी थी जिसका माँ जी फ़ायदा उठाती थी। शाम को मैं तैयार हो गई और मेरी सास ने भी तैयारी कर ली और हम उस औरत के पास पहुंच गए। कुछ लोग कहते थे कि यह बहुत अच्छी हकीम है, मगर सच तो यह था कि यह औरत ज़्यादातर नशीली और गंदी दवाइयाँ बेचती थी। मुझे उन दवाइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। माँ जी ने उसके सामने मेरे बारे में बताया और कहने लगी कि मुझे वही तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। माँ जी की बात सुनकर उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उसी तरह की काली शीशी लेकर माँ जी को दे दी। माँ जी ने वह तेल की शीशी ली और उस औरत का धन्यवाद किया, फिर मुझे लेकर घर आ गई। मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था। मैंने भी दिल में ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, अपनी सास को यह तेल अपने सिर में नहीं लगाने दूंगी।
मैंने भी सरसों के तेल में काला रंग मिला दिया और उस बोतल का तेल नाली में बहा दिया। सास को शक भी नहीं हुआ कि मैंने तेल बदल दिया है। रात को उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे सिर में तेल की मालिश करने लगी। जब मालिश पूरी हुई तो मुझे थपथपाते हुए बोली, जा जाकर अपने कमरे में सो जा, 7 दिन तक तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन सास की जिद के आगे मैं कर भी क्या सकती थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि तेल की मालिश के बाद मेरा सर भारी हो जाता था और थोड़ी देर लेटते ही मुझे नींद आ जाती थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे वही आवाज़ें आज भी आ रही हैं। आज मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास तो सोच रही थी कि मैं सो गई हूँ, इसलिए मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया था। जब आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो यह आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उस तरफ गई तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि 2 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज के बर्तन और दूसरी चीज़ें थमा रही थी। लड़कों ने अपने चेहरे छिपा रखे थे। सास क्या कर रही थी मेरे दहेज के सामान के साथ? सोचते सोचते मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सारी रात जाग कर काटी। अगले दिन पहले ही मैंने खुद को तैयार कर लिया था कि आज सारा पर्दाफाश करके रहूंगी। मैंने तेल बदल दिया था, इस बात से बेखबर सास ने मेरे सिर में तेल की मालिश की और मुझे जाकर सोने को कहा। मैं जाकर कमरे में लेट गई और इंतजार करने लगी। रात को लगभग 10 बजे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी। मैंने चुपके से उठकर देखा तो आवाज़ें सास के कमरे से ही आ रही थी। कुछ देर बाद वो लोग भारी सामान को खिसकाकर घर से बाहर ले जाने लगे और मेरी सास भी हाथ में थैला लिए उनके पीछे चलने लगी। वो उन्हें उंगली से इशारा कर रही थी कि धीरे धीरे यहाँ से निकलो। वो सब लोग घर से बाहर निकल गए और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैंने घर के पीछे पहले ही सीढ़ी लगा रखी थी, जिससे छत से होते हुए मैं नीचे गली में आ गई और उन लोगों का पीछा किया। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी, उसके बाद अपने पति को सारी बात बताऊंगी। वो चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए और फिर एक पुराने से घर में घुस गए। मैं दबे पांव इस घर में अंदर घुस गई तो मैंने जो वहां देखा, मेरे सर पर आसमान गिर गया। वहां तो मेरा पति किसी और औरत के साथ मौजूद था। ये दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि ये सब क्या है। मुझे सामने देखकर वो लोग चौंक गए और उल्टा मुझे ही धमकियां देने लगे कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है। अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस दिन मैं उनके सामने डट गई। जब उनके सामने कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने सारा गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल मेरे ससुराल वालों ने ये सब जानबूझकर किया था। मेरे पति ने पहले से ही शादी कर रखी थी और दहेज के लालच में मुझसे दूसरा ब्याह रचाया था। मेरा पति विदेश का बहाना बनाकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ इसी शहर में रहता था और सास धीरे धीरे मेरा सारा सामान वहां पहुंचा रही थी। जिस दिन मेरा सारा सामान उनके कब्जे में आ जाता, वो बदचलन होने का इल्ज़ाम लगाकर मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते। मैं अपने घर आ गई और 1 महीने बाद ही मेरा तलाक हो गया। मेरे ससुराल वालों को धोखा देकर मुझसे दूसरी शादी करने और मेरा दहेज हड़पने के आरोप में जेल हो गई। माँ बाप की मर्जी से मैंने दोबारा शादी कर ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। मैं इसी तरह सुकून से जी रही थी कि एक दिन मुझे अपने पुराने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में उसने मेरे ससुराल वालों की बात छेड़ दी। मैंने उससे पूछा कि वो लोग कैसे हैं, तो वह उनकी हालत पर अफसोस करने लगी। बोली वह बहुत बुरी हालत में है, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल गई है। उनको जेल हो गई थी। उसके बाद जेल से निकलने के बाद एक एक्सीडेंट की वजह से सास की कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और पति अपनी एक टांग खो बैठा है। तब से आज तक 1 साल हो गया सास बिस्तर पर ही है। हर रोज मरने की दुआ मांगती है। दूसरी बहू पायल ने उनके ऊपर उत्पीड़न का मुकदमा किया और सारा सामान बटोर कर वहां से निकल गई। मैं अपनी सास और पति का हाल सुनकर खुश तो नहीं हुई, लेकिन उनको उनके किए की सजा मिली थी।
सच तो ये है कि इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलकर ही रहती है। दूसरों को दुख देकर कोई खुश रहने की कल्पना कैसे कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।